नमस्कार, मैं हूं कमलेश। ग्रैंड एशियन हेडलाइंस में आपका स्वागत है। खास खबरों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ी नहीं, देश के जाने माने श्रमिक नेता श्री दीपेश मिश्रा जी। दीपेश भैया, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आइए, फ्रंट पेज पर जो खबरें प्रमुखता से छपी, पहले उसकी जानकारी आपको जल्दी से दे दें। 2 माह पहले बजी थी शहनाई, वहाँ अब मातम चला गया। 4 बेटियों का इकलौता कमाने वाला पिता। ये पिछले दिनों भिलाई के पास जो एक दुर्घटना घटी थी बारूद फैक्ट्री में, उससे जुड़ी खबर है। गेम जोन में आग मामले में 6 अधिकारी सस्पेंड। हाई कोर्ट ने कहा सरकारी मशीनरी पर भरोसा नहीं। गुजरात में हादसे के बाद प्रशासन की कार्रवाई, कोर्ट ने भी लिया संज्ञान। नक्सली धमकी के बाद मांझी ने कहा लौटा देंगे पद्मश्री, नहीं करेंगे इलाज, सरकार ने बढ़ाई सुरक्षा। नारायणपुर की खबर है। और सेंसेक्स ने रचा इतिहास, शिखर पर पहुंचने के बाद फिसला पहली बार सेंसेक्स 76,000, निफ्टी 23,100 के पार। ये मुंबई की खबर। पंजाब में चुनाव लड़ रहे कुल 328 उम्मीदवारों में से 169 निर्दलीय। बाकी ऐसे ही राहुल केजरी के लिए क्यों उठती है पाक से आवाज़, पीएम मोदी ने कहा ये गंभीर जांच का विषय। दिल्ली से खबर। जम्मू कश्मीर में बम्पर वोटिंग ने तोड़ा 35 साल का रिकॉर्ड। ये खबर नई दिल्ली से। और छत्तीसगढ़ में 50,000 से कम के सामान में ई बिल नहीं लगेगा, इससे ज़्यादा पर ही जरूरी, छोटे व्यापारियों को राहत। रायपुर से खबर है। ट्रक में लोड हो रहा था विस्फोटक, गुस्साई भीड़ ने रोका, बोले भागने की फिराक में है प्रबंधन। बेमित्रा की खबर कोई सेटिंग से एक अखबार ने छापा है। पोर्स केस, 3 लाख में नाबालिग आरोपी का ब्लड सैंपल बदला, 2 डॉक्टर गिरफ्तार। ये पुणे की खबर है। चैत्र नवरात्र की पूजा में बुआ फूफा ने भतीजे की बलि दी थी, जांच के बाद पुलिस ने किया खुलासा। कोरिया की खबर है। टीबी सिकल सेल की दवा छोड़ देते थे ग्रामीण, पीयर सपोर्ट ग्रुप बनाकर काउंसलिंग की, 1800 मरीज जुड़े। अब एमपी में भी पायलट प्रोजेक्ट। और बस इसी तरह की खबरें। आज कोई बहुत महत्वपूर्ण खबर अखबारों में नहीं है, और कोई ऐसी खबर नहीं है बड़ी जो सभी अखबारों ने एक साथ पहली खबर बनाया हो। राजनीति की बात थोड़ी सी की जानी चाहिए, क्योंकि 4 तारीख तक अभी सिर्फ राजनीति की बात हो रही है, और बिना उसके ऐसा लगता है कि जैसे वो चटनी है एक तरह की, टेस्ट उसी में है अभी। एक खबर है, राहुल केजरी के लिए क्यों उठती है पाक से आवाज़, पीएम मोदी ने कहा ये गंभीर जांच का विषय। नई दिल्ली से खबर छपी है, और उनका कहना है कि राहुल गांधी और केजरीवाल की चिंता पाकिस्तान क्यों कर रहा है। अब इसी खबर से मैं एक और जोड़ लूँ, फिर दीपेश भैया की टिप्पणी लूँगा कि केजरीवाल के मामले में जब वहाँ के एक सूचना मंत्री रहे हैं, पहले सूचना प्रसारण मंत्री, उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने जब ट्वीट करके कहा कि केजरीवाल के साथ बेइंसाफ़ी हो रही है और वहाँ अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है, तो केजरीवाल ने कहा था कि आप अपने पाकिस्तान की चिंता करो, भारत का आंतरिक मामला है, इसमें आपको कुछ भी कहने की जुर्रत नहीं करनी चाहिए। अच्छा लगा उनका बयान। ये लगता नहीं कि कूटनीतिक चाल चलता है पाकिस्तान की, हम लोगों को चर्चा में डाल दो, कोई ऐसी बात कहे तो इन लोगों में चर्चा होने लगे कि पाकिस्तान खूब रुचि ले रहा है। देखिए, कौन देश क्या बोल रहा है जी, उससे हमको क्या लेना देना है, बताइए जी। हमारा ये जो है चुनाव हो रहा है जी। 6 चरणों का जो है चुनाव हो चुका है, 7वें की तैयारी चल रही है जी। और कौन देश क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा उसको कोई मतलब नहीं है। और देखिए, एक बात हम साफ आपको कह देना चाहते हैं जी। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं ना जी। वो किसी बीजेपी और किसी का प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं जी। तो देश के प्रधानमंत्री से अगर हम कोई सवाल करते हैं तो वो हमारा राइट है। एक सामान्य आदमी भी इसका उत्तर उन्हें देना चाहिए। सवाल जो है जी हम पूछेंगे प्रधानमंत्री से, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री है ना जी। सब लोग उनको मेजोरिटी ने उनको वोट किया है जी। और इसमें कोई माने 2 राय नहीं बन सकती है जी कि उसको कोई प्रधानमंत्री नहीं मानता है, सवाल ही नहीं पैदा होता है जी। तो हमारा कहना है प्रधानमंत्री जी बहुत जो है जो एक तो ऑनरेबल पोस्ट है जी, और कोई ऐसी पापड़ बेल के तो प्रधानमंत्री बनता नहीं है जी, है ना। और हमारे देश में जो है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो संविधान में जो अलाउ किया है कि जो संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली में देश के जो बहुमत संसद जो तय करेंगे, माने जो सांसद जो चुन के आएंगे वो उनको प्रधानमंत्री
कि जिसको चाहेंगे उनको बनाएंगे। संसदीय दल का नेता संसदीय चुनेंगे, दल वो का प्रधानमंत्री जो बनेगा। जी। तो इसका मतलब है कि वो कोई असामान्य आदमी, सामान्य आदमी तो नहीं है ना। जी जी। असामान्य आदमी, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। जी। तो फिर भी एक आम नागरिक होने के नाते भी हम सवाल उनसे जरूर पूछेंगे, हमको पूछना भी चाहिए कि कौन देश क्या बोल रहा है, किसका नेता, उससे हमको कोई लेना देना नहीं जी। है। आप अपना विजन जो है क्लियर करो जी। कि आप चुन के आएंगे तो देश के जनता के लिए, देश के युवाओं के लिए, देश के किसानों के लिए, देश के मजदूरों के लिए, देश की महिलाओं के लिए आप क्या करेंगे। 5 साल जो आप बोल रहे हैं, 5 साल हमको और चाहिए जी। तो उसमें आप क्या करेंगे, आप हमको बता दीजिए, उस हिसाब से हम वोट करेंगे। जी। ठीक है ना। तो वो तो कहते हैं हम बताते हैं, लेकिन साथ में वो कुछ बातें ऐसी कह देते हैं, कभी मंगलसूत्र, कभी मुजरा, ये सब बातें, तो लोग उसकी बात ज्यादा करने लगते हैं। हम जो काम की बात करें उसकी बात पर एक बात है जी, प्रधानमंत्री जी एक अथॉरिटी है ना जी। वो जब तक नया प्रधानमंत्री नहीं चुन लिया जाता तब तक वो देश के राष्ट्रपति के बाद सर्वोच्च जो पद है उनका जी। और जो हमारा जो संसदीय प्रणाली में जो है जी, राष्ट्रपति से ज्यादा उनको जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दिया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, जी, जी। अब जैसा हम अमेरिका के साथ तुलना इंडिया का नहीं कर सकते, अमेरिका में राष्ट्रपति जो है वो सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि है, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री। जी जी। तो जो भी है, हमारा कहना है प्रधानमंत्री जी के इतना गरिमा वाले पद में है तो उनको ये सब बातें मंगलसूत्र क्या सूत्र से क्या लेना देना, उनको नहीं बोलना चाहिए। और मैं तो, मेरी उम्र भी हो गई है और मैंने पिछले 35 साल से मैं चुनाव में मेरा, क्योंकि मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट भी है, मैं देखता रहता था। हमने हर तरह के लोगों को देखा है। हमने अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री को देखा है, हमने इंदिरा गांधी जैसे स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री को हमने देखा है, हमने राजीव गांधी जी को भी देखा है जिसने 400 से ज्यादा जो सीट जो है जीत के आया था और आज तक हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में इतना रिकॉर्ड कोई नहीं बना पाया। और मेरे को लगता नहीं है आने वाले समय में कोई इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा, वो असंभव है। जी जी जी। और हम सबकी भाषण हम सुनते थे, खासकर मेरा ये शौक है कि 15 अगस्त को जो भाषण होता था लाल किले से वो मैं जरूर सुनता था। जी। मैंने टीवी नरसिम्हा राव का भी भाषण सुना, राजीव गांधी जी का भाषण सुना, सबका भाषण मैं सुनता था। तो मेरे को अच्छा लगता है, ये मेरे समझे मेरा हॉबी है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने देखा है कि सब लोगों में कुछ ना कुछ चीजों में कई लोग बहुत माने आगे रहे, मतलब जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, उनका जो व्यक्तित्व था, उनका जो नेचर था, आज भी विपक्ष के सभी नेता जो है उस पे कोई सवाल नहीं खड़ा करते हैं, है ना। उसी तरह से जो हमारे जो पीवी नरसिम्हा राव जो थे, वो जो है उसके जैसा जानकार, इतने भाषा वो जानते थे, 1 दर्जन से अधिक भाषाओं के जानते थे जी। पर उनको भी मेरे को अच्छा लगता था। जहाँ तक राजीव गांधी जी का सवाल है जी, मेरे को लगता है कि ये हमारे जो 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ जी, हमको लगा कि हैंडसम के मामले में जो खूबसूरत जो बोलते हैं जी, हमको लगता है सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री भी थे, सबसे कम उम्र के, सबसे मेरे को लगता है अगर चुनना पड़ेगा एक को तो नेहरू और राजीव गांधी में हम चुनेंगे। तो पर मेरे को लगता है कि क्योंकि वो बहुत यंग प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, इसलिए राजीव गांधी को चुनेंगे। मेरे को अगर चुनना पड़ेगा तो मैं राजीव गांधी को चुन लूंगा कि उससे ऐसा खूबसूरत कोई था ही नहीं, मतलब। चलिए, फिर भी उनके मुंह से भी कभी कभी 1-2 शब्द हमको लगता सुना था मैं कि हम नानी याद करा देंगे पाकिस्तान को, हम नानी याद, तो क्या लोगों ने उसका भी बोला कि नहीं, शब्दों की मर्यादा उनको तोड़ना, प्रधानमंत्री के रूप में आपको। हमने मनमोहन सिंह का भी सुना, सबका सुनना था। ये देखिए, एक बात है, इसमें बहुत सारी क्वालिटियां हैं कि ये बिना पढ़े भाषण पढ़ते हैं, बिना माने पढ़े जो है घंटों ये बोल देते हैं, 1.5 घंटा तक बोल देते हैं। नहीं, ये भी बताया जाता है कि टेलीप्रॉम्प्टर भी होता है सामने, टेलीप्रॉम्प्टर भी होता है। जी जी जी। फिर उनकी, पर मनमोहन सिंह तो बिना पढ़े बोल ही नहीं सकते थे। जी जी जी। तो जो लोगों में जो क्वालिटियां डिसक्वालिटियां वो है, और
जो हमारे ऊपर वाले ने जो हम लोगों को जो बनाया है, आप देखेंगे, अब किसी भी व्यक्ति से आप मिलेंगे सब अद्वितीय होते हैं। तब आपको लगेगा नहीं यार, इस मामले में ये मेरे से बहुत अच्छा है, बेहतर। अब जैसे मैं जानकारी के मामले में मैं तो आपको नहीं हरा पाऊंगा, नहीं, बोल रहा हूँ, जी। तो ये सच्चाई है जी। पर ठीक है, पर बहुत सारे मामले में आप मेरे को नहीं हरा पाएंगे। ट्रेड यूनियन के जो मामले में उसकी जो कितनी धाराएं हैं, क्या है, उसमें मैं आपसे जीत जाऊंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो जिस क्षेत्र में काम कर रहा है उसको उसमें महारत होती है। जी, जम्मू कश्मीर में बम्पर वोटिंग ने तोड़ा 35 साल का रिकॉर्ड। एक प्रसन्न करने वाली खबर है, क्योंकि वहाँ पे 370 हटा दी गई है और उसके बाद ये कहा गया था कि कश्मीर में झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। लेकिन जब दृश्य इस तरह के आते हैं कि झंडे लेकर के लोग वहाँ घूम रहे हैं, ग्राम पंचायत स्तर पर भी झंडारोहण हुआ है 15 अगस्त और 26 जनवरी को, और बम्पर वोटिंग का होना कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र से वहाँ के लोगों को अरुचि हो गई थी, भारतीय लोकतंत्र से कुछ लोगों से गुमराह किए गए थे, कुछ लोगों ने गुमराह किया था उन्हें, अब वो मुख्य धारा में आ गए हैं और लोकतंत्र पे यकीन करते हुए जिस तरह से उन्होंने वोटिंग की है, ये सुखद संकेत है। बहुत ही सुखद संकेत है, ये अच्छा संकेत है जी। और हमको बहुत अच्छा लगा एकदम से जी। ये देखिए, पर मेरे को जो भी हो रहा है, मेरे को लगता है उनमें टोटल 6 संसदीय सीट है लगता है, जम्मू कश्मीर सब मिला जी। तो हमको एक चीज़ का पीड़ा तो है यार भाई, जो बीजेपी गवर्नमेंट जो है जी, ये क्रेडिट लेती है ना कि 370 हम हटाए हैं बोलकर जी, लेते हैं, आज भी ले रहे हैं। तो भाई जब आप इतना क्रेडिट ले रहे हैं तो हम आपसे ये सवाल करते हैं कि वहाँ पर बीजेपी ने कोई भी कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा किया जी। ये तो सवाल हम तो पूछेंगे ना, हम तो पूछ सकते हैं, पर बीजेपी ने तो हमको लगता है कोई कैंडिडेट ही नहीं खड़ा किया। जम्मू में खड़ा किए, वहाँ नहीं किए, वहाँ बाकी जगह नहीं किए। जो भी है वहाँ जो फाइट हो रहा है वो आपका महबूबा की पार्टी और ये आपके फारूक अब्दुल्ला की पार्टी और कांग्रेस है जी, तो जी। पर बीजेपी जो 370 हटाई है उसको तो वहाँ रहना चाहिए था जी। नहीं है। चले कोई बात नहीं, वो हर पार्टियों का अपना जो है कहाँ खड़ा करना कहाँ नहीं करना है, हमको ये सवाल हम नहीं कर सकते, पर हमारी जहन में ये सब बातें आती है जी, तो इसलिए हम, और आपने हमको बोला है कि आप हमारे चैनल में जो है बोल सकते हैं, आज़ादी है, तो उस आज़ादी का हम फायदा उठा रहे हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अब चलिए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कुछ घटना पर जो छत्तीसगढ़ में घटी, बेमित्रा में। चूँकि एटक की लंबे अरसे से रहनुमाई कर रहे हैं दीपेश भाई और बड़े आंदोलन किए हैं, श्रमिकों के हित में बहुत सारा काम कराया है आपने, और आज भी ये माना जाता है, ठीक आप कहते हैं उम्र बढ़ रही है, लेकिन आज भी लोग ये मानते हैं कि दीपेश भाई जहाँ खड़े हो जाते हैं वहाँ फिर न्याय की ही बात होती है। यानी पूरी दिलेरी से मजदूरों के हक में बात करने वाले दीपेश जी, आपसे सवाल कि बेमित्रा में जो घटना घटी उससे जुड़ी खबरें, विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी और अभी भी वहाँ पे ग्रामीण इकट्ठे हैं, उनको ये नहीं बताया जा रहा है कि जो लोग लापता हैं वो कहाँ हैं, वो किस हालत में हैं, मर गए, कहीं भर्ती हैं या वो कहाँ हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। और उससे खबर जुड़ी हुई यह भी है कि ट्रक में लोड हो रहा था विस्फोटक, गुस्साई भीड़ ने रोका, बोले भागने की फिराक में प्रबंधन। 8 लापता मजदूरों के इंतजार में धरने पर बैठे परिजन। प्रदेश सरकार ने बड़ी गंभीरता से इस मामले को लिया और जो मृत हैं उनके परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी गई। उसकी मजिस्ट्रेटियल जांच के आदेश दे दिए गए, बड़े अधिकारी वहां पहुंच गए, नेता वहां पहुंच गए। कुल मिला के इस तरह की जब घटना होती है तो सवाल वही उठता है कि सुरक्षा को लेकर के जितनी गंभीरता सरमाएदारों को या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को, निजी प्रतिष्ठानों को एहतियात बरतना चाहिए, वो नहीं बरतते और इस तरह की घटना हो जाती है। बिल्कुल एकदम आपका जो है, मैं आपके जो आप जो बोल रहे हो उससे मैं 100% कह रहा हूँ। हमारे देश में जिनके पास अधिकार है, जो अथॉरिटी जो रखते हैं जी, वो लोग सही काम नहीं कर रहे हैं जी। हम आपसे कहना चाहते हैं जी, तो वहाँ पर कलेक्टर जी वहाँ पर क्या कर रहे हैं, वहाँ के कलेक्टर को देखना चाहिए ना, वो जिले के वो मालिक है। अगर कहीं पर गलत काम हो रहा, कोई जो भी कंपनी या ठेकेदार गलत काम कर रहा है तो वो गलत कर रहे कि सही कर रहा है, उसको देखने वाले वो है ना। बिल्कुल बिल्कुल। जिले के एसपी हैं और जिले के कलेक्टर हैं, वो क्या करते हैं, इसका मतलब उन्होंने अपने दायित्व को पूरा नहीं किया। तो देखिए, ये हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो बहुत अच्छाइयाँ हैं जी,
पर उस अच्छाइयों के चलते कुछ कुछ गड़बड़ियां भी तो हो जाती है एकदम से। जी, जी, है? जी। अब ये बताइए, जो कलेक्टर, जो आज की जो जो हमारा जो व्यवस्था है, जी, एक मंत्री के सामने में कलेक्टर का कोई हैसियत है क्या? नहीं है। लोग, वो मंत्री उन पे किसी को समझता नहीं है। हाँ, लोकतांत्रिक है? प्रक्रिया ऐसी है। परंतु जी, जी, लोकतांत्रिक, परंतु ये कलेक्टर जो होता है जी, वो जिले का मालिक होता है। जिला कैसे चलेगा, कौन गलत कर रहा, कौन सही कर रहा है, उनको वो क्वेश्चन कर सकता है कलेक्टर, जी, जी। और करना चाहिए। यही उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर वो लोग सही काम किए होते तो ये घटना नहीं घटा होता। जी। जो भी कंपनी के मालिक है, वो अगर गैर कानूनी काम कर रहा था तो आप वहां पर क्या कर रहे थे? जी, मेरा सवाल जो है, मैं देखो एक कलेक्टर ऐसा नहीं बनता है। वो इंजीनियर, डॉक्टर बन जाएंगे, पर जी। कलेक्टर जो बनेगा वो आईएएस होता है ना, बहुत कुशाग्र बुद्धि के लोग बहुत होते हैं। कुशाग्र बिबरी और बहुत पापड़ बेल कर एक कलेक्टर बनता है ना। जी, 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 तो वो कलेक्टर अगर सही करे काम, जी, तो ये सब घटना घट सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। नहीं घट सकता है। जी। तो उन्होंने अपना काम नहीं किया पूरा। तो अब देखिए प्रॉब्लम कितना खड़ा हो गया। बताइए, लाश के जो है मिल नहीं रहा है, कहाँ कहाँ गए, 10 कितने आदमी गायब है। हमको तो लगता है कि आज तक देश में भी ऐसा घटना नहीं घटा हुआ। मतलब या तो ये ईश्वर करे वो सही सलामत हो, कहीं से आ जाए वो अपने कहाँ घर। से सही सलामत लेकिन होंगे भाई, लेकिन आप ही ऐसा बताइए लगता है कि नहीं मिल रहे हैं तो उनके लोथड़े भी उड़ गए होंगे। लोथड़े उड़े सब, उनका नामो निशान। अब तो उनका डीएनए टेस्ट तक नहीं हो सकता है। जी, जी। ये सरकार ने कहा है कि डीएनए है? टेस्ट कराएंगे, है? जिनका थोड़ा बहुत अंश मिलेगा। तब है। और जिनका अंश नहीं मिलेगा उनका क्या कराएंगे आप? कुछ नहीं होगा, लापता माने नहीं, जाएंगे। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है बताइए? आप जो है वहां पर जो है आप बोल रहे हैं कि जो फैक्ट्री का मालिक है वो जिम्मेदार था, तो कलेक्टर क्यों जिम्मेदार नहीं है उसका? वो क्या दिख रहा था? देखो यार, ये सब बात मैंने फिर क्या, मैं थोड़ा सा, मेरे को गुस्सा आ जाता है। पर लोग अगर अपना काम सही करें जी। तो हमको लगता है जो हमारा सिस्टम जो बना हुआ है, जी, 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 कोई गड़बड़ी नहीं हो सकता। अगर हमारे वहाँ के जिले के जो एसपी हैं वो अगर सही काम कर लें जी, जी। तो अपराध कहीं हो जाएगा क्या? सवाल ही पैदा तब नहीं फिर? होता। सवाल ही पैदा नहीं होता। लोग बोलते हैं ना कि ये वर्दीधारी जो है, हाँ, ये चाह लें कि हमारे इलाके में कोई अपराध नहीं होगा तो किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया, अपराध सवाल करके बिल्कुल आपके बातों से मैं 100% सहमत हूँ। जी। लेकिन कई बार बहुत सारे काम इनके जिम्मे आ जाते हैं तो ध्यान नहीं दे पाते, या ये कह लें कि बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी बनती हैं, धनुगाही का, ये सब बहुत बहुत सारा मंत्री मामला आ लोग जाता काम है। करने नहीं देते हैं उनको भाई। क्या बात बोल रहे हैं आप? उनको उनकी चौकीदारी में ही पूरा हाँ। पूरी ताकत लग हाँ। जाती है उनकी। उनको तो ये कोशिश करते कि यार मेरे को कम से कम जिले में मेरा जो है बना रहे। कोई आजकल के मंत्री को देखे ना आप लोग, जी। वो कलेक्टर को कैसे धमकाता है। ये होना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। कलेक्टर को उनको काम नहीं करने दोगे आप उसको? तो ठीक है, चलिए। हाँ हाँ, वो तो उनके मन मुताबिक काम नहीं किए तो उनका ट्रांसफर कर देना, धमकाने, ये तो आम बात हो गई है। चलिए कोरबा की बात कर लें। अंडरब्रिज और 2 लेन सड़क को तकनीकी मंजूरी नहीं मिली, साल भर बाद होंगे काम। संजय नगर में अंडरब्रिज व बरमपुर में दर्री बराज तक सड़क बनाने मिल चुकी है मंजूरी। पहली खबर एक अखबार की। हीट स्ट्रोक से तेंदुए की कानन पंडारी में हुई मौत। यतमानगर के कोनकोना में हीट स्ट्रोक का शिकार होने पर बीमार तेंदुए को ट्रैंकुलाइज कर पकड़ा था। बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने हंसदेव में लगाएंगे हाइडल प्लांट। हीट स्ट्रोक से तेंदुए की गई जान। एक दिन पहले ही कोनकोना के जंगल से किया गया था रेस्क्यू। एक अखबार ने इस हेडिंग से खबर को छापा है। समय सीमा के भीतर नालों का निर्माण कार्य पूरा करें महापौर। भू विस्थापितों की समस्याओं का समाधान जल्द करें प्रबंधन, वरना मैं खुद खदान में उतरूंगा। ये कटघोरा के विधायक प्रेमचंद ने बात कही है। और गर्मी पानी, इससे जुड़ी हुई खबरें भी अखबारों में छपी हैं। हमारे रिपोर्टरों ने जानकारी दी है कि कल रात को तुलसी नगर में जो विद्युत मंडल वितरण केंद्र है वहाँ पे लोगों ने घेराव कर दिया और रविवार से उनके यहाँ लाइट नहीं कुछ इलाके में। अब आप कल्पना करिए कि खबर है नहीं कि गर्मी विकराल रूप धारण कर ली है। कल 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास पूरे प्रदेश में हमारे तापमान था और कहीं तो 44-45 भी पहुंचा ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन 43 मिनिमम था। कोरबा भी उसी में तपता रहा है। ऐसे समय बिजली का ना होना, और स्वाभाविक है फिर लोग आक्रोशित होकर के सड़क पे उतरते हैं। और जब उतरते हैं तो फिर कई बार जिनके आप एसपी कलेक्टर की बात कर रहे हैं उनके लिए प्रश्न चिन्ह उनके ऊपर लग जाता है कि अब इसमें विद्युत मंडल को जो लापरवाह लोग हैं उनको हटा के ठीक ठाक लोगों को रखें, तब तो आपकी ये व्यवस्था ठीक रहेगी। नहीं तो यहाँ तो ऐसा हो गया है कि आप पैसा दो, आपका बिजली बिल कम हो जाएगा, आपका वो कमर्शियल डोमेस्टिक हो जाएगा,
आपको बिजली लगवाना है, आपके पास पैसा है, ताकत है, तो 15 दिन में लग जाएगी, नहीं तो लोग महीनों महीनों घूमते रहते हैं। ये जो लापरवाही है, इस लापरवाही में भी इन लोगों को माना जाए। अगर कुछ लोग हीट वेव में आके जान गंवाते हैं तो इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए फिर। देखिए कमलेश भाई साहब, ये बताइए जी हमारे, अब मैं देश की बात छोड़ दीजिए, हालांकि ये देश की बात भी है जी। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बिजली कहाँ पैदा होता है? कोरबा में। कोरबा में जी, ऊर्जा धानी कहा जाता है। ऊर्जा धानी पूरे देश में, और छत्तीसगढ़ में कोयला सबसे ज्यादा कहाँ निकलता है? कोरबा में। कोरबा में। अब ये बताइए, जिस जगह में सबसे ज्यादा जो जगह बिजली पैदा कर रहा है, वहां पे लोगों को बिजली ना मिले, ये क्या कोई बर्दाश्त करेगा? इसको बताइए। बिल्कुल नहीं है? ये तो गलत चीज है ना। जी ये तो देखना चाहिए ना भाई। जी, फिर जी। मैं घूम फिर कर फिर आ जाता हूँ। देखिए विद्युत मंडल वगैरह का छोड़िए, यहाँ का मालिक है कलेक्टर, जी उनको कार्रवाई करना चाहिए ना। ये विद्युत मंडल के जो अधिकारी हैं, जो भी जैसा भी है, चाहे एससीएल को, जो लोग ये सब कर रहे हैं, जी कोयला आप निकाल रहे हो तो निकालो भाई, कौन जी। मना कर रहा है? जी कोयला निकालो आप, उसका जो है भुगते कोरबा की जनता। जी। इतना जो प्रदूषण फैला हुआ है कोरबा में, ये तो पूरे देश का, अगर आप शहरों में जो देखेंगे पैमाना ना, तो 6वां 7वां नंबर कोरबा हाँ, का आता टॉप है। 10 में तो हम हाँ? हमेशा रहे हैं। हाँ? टॉप 10 में तो हमेशा रहे हैं जी। यहाँ पर जितने लोगों की बीमारियां होती, कहीं और होता है क्या? जी तो और घूम फिर कर फिर मैं वहीं आ जाता हूँ कि भाई जो कोयला कंपनी है, आप बहुत लाभ कमाओ भाई, जी बढ़िया। देश का जो है बिजली की ज़रूरत है, और जो बिजली जो है कोयला से उत्पादन होता है, कोयला के क्योंकि हमारे देश में जो टेक्नोलॉजी है जी। वो अभी एडवांस टेक्नोलॉजी हाँ, उतनी विकसित नहीं है, अभी भी हम हुई है। कोयला आधारित प्लांट हाँ, चलाते हैं तो जी। भाई कोयला आप निकाल रहे हो, धनाधन प्रॉफिट हो रहा है, आ रहा है, हम महारत्न कंपनी दुनियादारी बनो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जी परंतु यार ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि ये कोरबा शहर, उस शहर के लिए आप कुछ करो, कुछ नहीं करना है। जी जी, बस समय पास करके हाँ, निकल जाना है। करना। देखिए हमारे दिक्कत, हमारे यहाँ सबसे प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है? कोयला कंपनी में यहाँ पर अधिकारियों का जो है ना, कोई परमानेंट जॉब नहीं रहता उनका है। उनको तो मालूम है हर 3 साल में मेरे को चले जाना है। जी जी तो 3 साल में अगर किसी को ये पता चले कि मेरे को 15 साल यहाँ रहना है, तो वो अपना जो नीतियाँ जो बनाएगा 15 साल के की लिए। बनाएगा। हाँ, जी। पर जिसको मतलब मालूम है कि मैं तो 3 साल में चले जाएगा, जी। जो गड़बड़ी करना है, जो है उल्टा सीधा कोयला निकालो, जो करना कर लो, हमको तो 3 साल में चले जाना है। जी, तो जी। ये हम जो है कंपनी ने जो ये नियम बनाया है, हम इसका विरोध करते हैं। जी जी जी। जिस दिन जो है ये मालूम चल जाएगा कि मेरे को सबको यहाँ पर 10 साल भी रह के मेरे को जवाब देना पड़ सकता है, तो अधिकारी लोग अपना जिम्मेदारी निभाएंगे। जी जी जी। तो ठीक है, पर फिर भी मैं, अब देखिए मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, पर सही बातों को मेरे को करना चाहिए। ये जो हमारे कलेक्टर महोदय जी अच्छे आदमी, इज नाइस पर्सन, जी। पर उनको देखना चाहिए ना भाई जी। कि ये जिन जो लोग यहाँ से मैंने विद्युत निकाल रहे हैं, पूरे देश को बांट रहे हैं, पूरे राज्य को दे रहे हैं, हमारे यहाँ लोगों को नहीं मिल रहा है। ये क्या तमाशा है बताइए? बिल्कुल बिल्कुल। और वो ये आक्रोशित लोग अगर तब सड़क पे उतरते हैं और कोई कानून व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लगता है, तो फिर आप बोलते हैं कि लोगों की गलती है। तो लोगों की जो दुश्वारी है उसको भी तो आपको समझने अरे के भाई, का दायित्व है आपका। लोगों अपने जान बचाने के लिए जी वो तो सड़क पे आएंगे ना। जी। हाँ? अब खदान की बात आपने की, तो चूंकि वर्षों आपने सेवाएं की है हाँ, वहाँ, बोलिए और ना, अभी भी बोलिए। भू विस्थापितों की समस्याओं के समाधान जल्द करने प्रबंधन, वरना मैं खुद खदान में उतरूंगा, ये कहना है प्रेमचंद पटेल का, जो कटघोरा के विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। जी। बोलिए। अब ये परिस्थितियां जो निर्मित होती नहीं, है, तो इसमें कहाँ किसका दोष है? कोरबा में ये पहली बार, कोरबा जिले की बात बोल रहा हूँ। जी, जी। 4 विधायक यहाँ है ना, जी तो ये पहली बार बने विधायक, यहाँ पहली बार बने हैं क्या? वो तो जब से कोरबा जिला बना है तब से कई विधायक यहाँ पर रहे। जी क्या कर रहे थे वो? जी देखिए ये सब जो है ना हवाई बातें हैं। जी और हम एक बात आपके यहाँ साफ बोलते हैं। देखिए हम लोग जब कोई घर खरीदते हैं, कोई जमीन लेते हैं, जी तो नापा जब भी होता है, जी उसी टाइम देन एंड देयर रजिस्ट्री और जमीन कब्जा। जी अब कोल इंडस्ट्री में क्या होता है, किसी को अपना काम सही करना नहीं है। जी भाई आपने जमीन अधिग्रहण किया है, जी ठीक है, तो उसी समय आपको घेरा लगा देना था जी कि भाई ये मेरा टेरिटरी है, जी
चंद जन जो हम लोग हाँ, करते ठीक है हैं जी। वो अगर वो कर दिए होते जी तब तो कोई झमेला नहीं होता। जी क्योंकि जब करना चाहिए तो वो लोग बोले छोड़ो यार अभी तो बहुत है, कौन है वो सब बड़ा उड़ा लगाए हटाओ बोलकर। और इस समस्या जो अभी ये पैदा, यही समस्या है। नहीं तो इसमें तो आज भी बहुत सारे लोग हाँ? कहते हैं कि हमको मुआवजा नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, आज भी लोग ऐसा कहते नहीं हैं। वो तो जो कह रहे हैं जी। वो गलत नहीं कह रहे हैं। जी ठीक है, बहुत हमारा लोगों को तो मिल नहीं, गया होगा और उसके बाद भी नहीं, इन्होंने कब्जा नहीं देखिए, कराया तो खाली भाई, था, लोगों तो क्यों नहीं वहीं के कब्जा वहीं कराया रहे। भाई? ठीक है, आप वो एक पक्ष है। ACCL बोल रहा है कि वो जमीन हमने अधिग्रहण कर लिया है। जी अरे जब अधिग्रहण आपने कर लिया है तो उसी समय अपना सीमा हाँ, बाउंड्री वगैरह कर लेते जो भी हैं, करते तो जी। झमेला नहीं पैदा होता। जी। जैसे रेलवे करता है ना, जी रेलवे देखिए अपना जो भी है सीमा फटाक से लगा देता वो, ताकि भाई लोगों को समझ में आ जाए कि ये मेरा जमीन है। जी परंतु वो नहीं हुआ ना। जब लोग वहां से 15 साल बस गए हैं, जी। 20 साल बस गए हैं, तो समस्या तो होगा। आप रजिस्ट्री पेपर लेके घूमते रहिए ना, जमीन जी। में कब्जा जिसका है जमीन उसी का है। जी 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 और जी। मैं आपको बार बार एक बार और मैं इस चैनल में आपको बोला था, आने वाले समय में ये भू विस्थापितों का संघर्ष और बहुत बढ़ेगा। तीव्र होगा। क्योंकि तीव्र इसलिए होगा कि कोल इंडस्ट्री में 97% उत्पादन जो है वो खुली खदान से होता है। और खुली खदान में अगर उत्पादन करना है तो आपको जमीन चाहिए। जी जमीन आपको नहीं मिलेगा तो आप उत्पादन कर ही नहीं सकते हैं। जी तो जिन लोगों के पास, जिनके पास जमीन है, जी उसको जो है, अरे वो जमीन जो किसान जो है वो तो क्या बोल रहा है कि मेरे को आप जमीन मेरा ले लो, वो देने के लिए तैयार है, जी। पर उसका मुआवजा और मुआवजा और नौकरी दे दो। जी। तो क्या दिक्कत है आपको भाई? क्या दिक्कत है आपको बताइए? जी जी तो जी। अभी देखिए कोल इंडिया ने अभी जो है नया इको सिस्टम में लोग बना रहे हैं। जी MDO के नाम से खदानों का अधिग्रहण किया जाएगा। उसमें क्या क्या शर्त है? जी जो खदान जो लोग लेगा उन्हीं की ड्यूटी रहेगी, वो खदान का जो है जमीन का कब्जा को वो हटाएगा, और जो जितना भी जो क्लियरेंस वगैरह जो है लेना पड़ता है, हाँ, सारा सिर दर्द उनका वो है। उनका है। जी तो उसमें तो संघर्ष और बढ़ेगा। बिल्कुल अभी बढ़ेगा। तो अभी तो कम से कम क्या है, हाँ, प्रबंधन सरकारी है। अधिकारी हैं तो थोड़ा हाँ, संभाल के बात तो करते हैं। संभाल के बात उस समय करते तो उनके हैं, गुंडे क्योंकि आएंगे। अभी कोल इंडिया जो है ये जो अंडरटेकिंग है ना, गवर्नमेंट का एक पार्ट है वो। जी जिस दिन ये लोग हट जाएंगे, पूरी प्राइवेट कंपनियां आ जाएंगी, वो किसी की सुनती हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो संघर्ष बढ़ेगा। तो मेरा ये कहना है, आप जो भी जमीन अधिग्रहण कर लेते हैं भाई, पेपर में तो अधिग्रहण हो जाता है, पर आप अपना बाउंड्री कर लीजिए तो कोई विवाद ही नहीं रहेगा। जी तो जी, ये जी। लोग ऐसा करते नहीं है ना, दिक्कत यही है, और समस्या ये बढ़ने वाला है। और उसका कारण वही है 3 साल वाला। क्या तो 3 उनको ये साल? लगता है भाई, उनको ये लगता है कि 3 साल 2 साल हमको निकालना है, निकाल के हम बात निकल जाएंगे। वही मेन बात वही है ना। जी 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 वही मेन बात है। क्यों? मैं तो है, देखिए मैं तो यहाँ पे इस इंडस्ट्री में जो है 35-30 साल से मैं यूनियन चला रहा हूँ ना, कर रहा हूँ ना। जी। मैं सबकी एक एक नस को मैं जानता हूँ ना। जी जी कौन किस पानी में और कितना कौन करता है जी जी ये। और एक चीज और हम बता देते हूँ, जी क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन से जुड़ा हुआ हूँ। कर्मचारियों को हितों की मेरे को रक्षा करना है, और इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्रबंधन के खिलाफ हूँ, ऐसा नहीं है। जी। पर हम चाहते हैं प्रबंधन। हाँ, लेकिन जहाँ गलती है बोलना भी जरूरी हम है। बोलेंगे। जी हमारा ये कहना है, ये बताइए यार, ये क्या तरीका है? कोल इंडस्ट्री में एक समय में 8 लाख कर्मचारी हुआ करते थे, 8 लाख। जी और अधिकारी भी जो है, जो अधिकारियों की संख्या उसमें 20-21 हजार अधिकारियों की संख्या हुआ करती थी। जी आज कोल इंडस्ट्री में कर्मचारियों की संख्या कितनी हो गई? 2,30,000। अधिकारियों की संख्या वही है। ये क्यों होना चाहिए भैया? अगर आउटसोर्सिंग अगर होगा, जी माने उसमें कर्मचारी जो है वो मारे जाएंगे, अधिकारी अपना माल खाए। वो अधिकारी अपना वर्चस्व बनाए हुआ है। जी। और इस कोल इंडस्ट्री की सच्चाई है ना, कि जब कोल इंडस्ट्री का जब राष्ट्रीयकरण हुआ था 1973 के पहले, जी कोल इंडस्ट्री में मालिकों का दबदबा था, निजी मालिकों का। जी और कोल जब राष्ट्रीयकरण हो गया, इंदिरा जी ने जब किया था। उसके बाद से अभी तक जी कोल इंडस्ट्री में जो बचत जो है ना, वो उसका अधिकारियों का ही बचत है। जी जी अब ये मतलब निजी हाथों से निकला, अधिकारियों के हाथ में चला अधिकारी को हाथ में चले गए, वही इसके मालिक है। अब यूनियन को तो समझिए कोई
रोल नहीं है यूनियन का, तो यूनियन रास्ते पर है ना, मैं बताता हूँ, ये सच्चाई है जी। मैं आपके चैनल में दावे के साथ कहता हूँ जी कि पिछला वेतन समझौता 11वां और इसके पहले 10वां और उसके पहले 9वां, ये वेतन समझौता कोई यूनियन के दबाव या वर्कर के दबाव से नहीं हुआ है। जी। आपको याद होगा 2010 में जो है कोल इंडस्ट्री जो है वो एक बीएससी जो आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो है जी। उसकी लिस्टिंग हो गई, माने शेयर मार्केट में वो रजिस्टर्ड हो गई है जी। और शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है सेबी जी। वो शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है। सेबी ने बोला है और उसमें नियम है कि जो भी कंपनी इसमें रजिस्टर्ड होगी उनको जो है अपनी देनदारी जो उनकी है उसको क्लियर करना पड़ेगा। तो देनदारी, हमारा वेतन समझौता तो देनदारी है जी। तो तब से देखिएगा वेतन समझौता में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, पहले ही सब हो जाता है। जी जी। नहीं तो पहले हमको याद है कि हाँ, बड़ा संघर्ष करना करना, अभी कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता क्योंकि वो तो लिस्टेड कंपनी है, उसको करना पड़ेगा। हाँ, उसको नहीं करेंगे ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। एकदम ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। जी जी जी। तो जो भी है फिर भी यूनियन अपना, तो यूनियन देखो, यूनियन का गठन किस लिए हुआ है ना? जी जी। मजदूरों श्रमिकों के हितों के लिए हुआ ना। उस पर तो सभी यूनियन निगहबानी करें जी, अपने हित में लगे हैं। मैं किसी खास यूनियन की बात नहीं करता हूँ, जो भी इंडस्ट्री में यूनियंस हैं, कोल इंडस्ट्री में जैसे 5 यूनियनों का मान्यता है जी। 5 यूनियन मजदूरों के फेवर में लड़ रही है जी। जितना उनको करना चाहिए उससे ज्यादा कर रही है, पर उनके अधिकारों को ऐसा खत्म किया है जी कि यूनियन के लोग भी अब कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। अब ये बताइए, आप आज ही के मैं पेपर में पढ़ रहा था जी, उसमें कहा गया है, एसईसीएल की बात बोल रहा हूँ जी, एसईसीएल में वो लिखा है और वो सही लिखा है जी कि एसईसीएल में 85% उत्पादन जो है आउटसोर्सिंग कंपनियां करती है, कर रही है जी। पत्रिका में देखिए आज का जी। और इसका मतलब डिपार्टमेंटल कर्मचारी से 15%। अब 15% में 5 तो यूनियन भी है जी। तो किसके, अब 3% भी अगर बोलेंगे तो इसका मतलब 3% ही जो यूनियन के 5 यूनियन के उसमें है जी। ये बताइए 85% जब यूनियन निजी हाथ नहीं है में चला गया जी, चला गया तो ये सच्चाई है, इसको स्वीकार करने में क्या दिक्कत? हमको कोई दिक्कत नहीं है, तो सच्चाई है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने जो है मजदूरों को समझाया था, जब नई आर्थिक नीतियां 1991 में जब लागू हुआ पीवी नरसिंह राव के समय में वित्त मंत्री था, वो हमने तभी चेताया था कि ये जो है इसको लड़ना चाहिए, यूनियन को लड़ना चाहिए, पर सब यूनियन एक साथ आती नहीं है जी। तो उसका ये हुआ कि लोगों ने बोला राजनीतिक हड़ताल है, ये हड़ताल है, वो तो उसका नतीजा ये हो गया, पूरी आउटसोर्सिंग कंपनियां घुस गई और आउटसोर्सिंग कंपनियों जो है किस टाइप का काम करते हैं, क्या नहीं करते, वो आपसे कोई छिपा हुआ नहीं है, जी, है ना? जी, जी, किस तरह से शोषण कर रहे हैं। डिपार्टमेंटल वर्कर पाएगा उसी काम का महीना 1 लाख रुपया और वो वही काम वो करेगा तो पाएगा 15,000 रुपया। ये कहाँ का न्याय है बताइए? बिल्कुल बिल्कुल अन्याय है। कहाँ का न्याय है बताइए? अन्याय है, ठीक, बिल्कुल अन्याय है और ये हर क्षेत्र में है, लेकिन अब एक चलन में आ गया है, इसलिए इस पे जब ज्यादा बात करने लगो तो लोगों को लगता है अपने व्यक्तिगत हित की बात लोग कर रहे हैं, इनका व्यक्तिगत हित नहीं देखिए, कोई व्यक्तिगत नहीं, एक बात की बात कर रहा हूँ, अमूमन यही लोगों की सोच बन जाती है। पूरा देश, पूरा दुनिया जो है ना जी, वो प्राइवेटेशन की ओर जा रहा है जी। अब सबसे बड़ा जो पावरफुल देश तो अमेरिका को आप मानते हैं ना, जी जी। वहाँ गवर्नमेंट का कुछ है क्या? सारे प्राइवेट है, 100% वहाँ प्राइवेटेशन है, स्कूल कॉलेज जो भी जितना है जी। और वहाँ की गवर्नमेंट कहती है व्यापार करना हमारा काम नहीं है, हमारा काम देश चलाना है जी। तो उसी दिशा में हमारा देश भी आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, तो आने बिल्कुल, वाले बिल्कुल। समय में दिक्कत तो आएगा। अब अगर मान लीजिए स्कूल जितने जो है सब प्राइवेट हो जाएंगे और जितनी भी जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं सब रहेंगे ही नहीं, जी जी तो जी। क्या करेंगे आप बताइए? बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक खबर देख रहा था अभी, किसी अखबार में छपी थी कि इतनी राशि सऊदी अरब में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे देश के लोग। तो अब ये स्थिति हो गई है कि हमारे देश के लोग पैसा यहाँ कमाने के बाद उसको ले जाके विदेशों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ से ज्यादा फायदा वहाँ है। फायदा की बात नहीं तो है ना, सरमाएदार तो अपने अपने हिसाब से चल रहा है। सुनिए देखिए, इसमें फायदा आदमी आज के दिन में आदमी जो है जी कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। जी जी जी, है ना? तो अब मैं जिस चाल में रहता हूँ जी, ये पावर इंपीरिया में रहता हूँ जी,
उसमें जो बड़े बड़े लोग थे, जी वासन वगैरह, जो कोरबा के एक नामी लोग, जो बड़े बड़े लोग, वो जी, जी। सब शिफ्ट हो गए हैं। कहाँ? रायपुर में। जी तो हालांकि अभी तक क्वार्टर यहाँ छोड़े नहीं है, फ्लैट जी में हमारे। जी जी तो हम उससे पूछते यार कि आप लोग क्यों चले जा रहे हो यहाँ छोड़ के यार? बोला नहीं, हमारा तो है यहाँ पर जो धंधा उंधा तो चल रहा, पर क्या है, ये अब कोरबा रहने लायक जगह नहीं है। जी मैं बोला क्यों रहने लायक नहीं? बोलता है देखिए यहाँ पर जो बच्चों को पढ़ाई का सुविधा नहीं है, यहाँ पर इलाज की अच्छी इलाज की नहीं है, और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत जो है यहाँ पर जो है, जो रोड का जो हालत है, इसलिए हमको दिल्ली उल्ली जाना पड़ता है। तो हम रायपुर से दिल्ली उल्ली सब जाते रहते हैं। जी, हमारा जो एक तो हमारा जो पड़ोसी जो हमारे जो बिल्डर जो है भावनानी, आप नाम सुने, महेश भावनानी, जी। वो भी शिफ्ट कर गया वहाँ रायपुर क्योंकि जी। लोग सुविधा चाहता है ना। तो आप जो बोलते हैं ना दुबई, जी वहाँ पर दुबई में इतना सुविधा है कि आप अपना प्राइवेट हेलीकॉप्टर रख लो, जी प्राइवेट हेलीकॉप्टर लेके कहीं भी आवागमन करते रहो। क्या ये देश में, हमारे देश में संभव हो पाएगा ये? नहीं। तो बड़े लोग क्यों यहाँ रहना चाहेंगे? आप क्या देश, फिल्म इंडस्ट्री वाले जितने जो है, जी जी ये 80% लोगों ने दुबई में फ्लैट लेके रखा हुआ है। जी 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 क्यों रखा है भाई? क्योंकि वहाँ सुविधा है ना। जी वहाँ के रोडें देखियो, वहाँ के तो अब नई नई टेक्नोलॉजी जो, अब बुर्ज खलीफा जैसा जो दुनिया का सबसे ऊंचा जो बन गया वहाँ बिल्डिंग है, पर, जी। तो वहाँ तो लोग रहना चाहेगा ना। जी। सभी लोग चाहेंगे कि यार मेरे को उसमें एक तो फ्लैट मिल जाए बोलकर। जी। तो ये है, सुविधा के चलते बड़े लोग जो है यहाँ से चले जा रहे हैं। हाँ, लेकिन वही ठीक है, इसमें अलग अलग मत होते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जहाँ हमने संघर्ष किया, जहाँ हमने पैसे कमाए, जहाँ हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा, जहाँ हमारे बच्चे एक नई परवरिश पाए, उस शहर को छोड़ करके कहीं और जाना, मुझे लगता है कि जब ये तो वही हुआ कि माँ का दूध हमने जब तक उसके स्तन में दूध था पिए, और उसके बाद फिर बोल दिए कि हु आर यू। तो ये तो एक भाव है, एक भाव है। ठीक है, एक बात जी। आपको बताऊं, जी कौन नहीं चाहेगा कि मैं कंफर्टेबल जोन में रहूं? कौन नहीं हाँ चाहेगा? ठीक है, होता है, है? होता तो है, आदमी जी। जब देखेगा नहीं वो वहाँ मेरा कंफर्ट जोन उस साइड में है, जी, तो जी, जाएगा। जी हर कोई आप जैसा नहीं हो सकता, हर कोई मेरे जैसा नहीं हो सकता ना। जी जहाँ सुविधाएं ज्यादा होगा, लोग वहां पर पलायन करेंगे। जी 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 और मान जो 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 हमारी जो जो मान हम जिस तरह से बड़े हुए हैं, पैदा हुए हैं, तो हम भी चाहेंगे यार थोड़ा अच्छा जगह में अगर हम घर बना ले, एक थोड़ा। हाँ, हम तो जी लिए जैसे भी, हमारे हाँ, बच्चे तो थोड़ा सा सुविधा तो हाँ। ये कोई ये तो अच्छी बात है ना भाई। जी जी। लेकिन व्यापार करने हाँ? के लिए लोग वहाँ जाते हैं और उसके आप बाद भी भारत का देखिए, पीछा कोई नहीं छोड़ते, ऐसे लोग अगर भी रहते हैं। आपके जी यहाँ कोई बच्चा भी पैदा हुआ है ना, जी तो आप भले कितनी कठिनाई झेलोगे, जी। पर आपको लगता नहीं नहीं मेरे हाँ, बच्चा, उसके लिए सुख सुविधा, उसको सुख सुविधा मिलना चाहिए, चलो उसके लिए मैं ये कर दूं, उसके लिए ये हम लोग का जो प्रकृति है, जी जी ये सच्चाई है, मानव स्वभाव है। हाँ मानव स्वभाव है। जी 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 तो अगर कंफर्ट जोन में कोई जा रहा है, जी उसको ये कह कर रोकना है आपने नमक क्या बोलते हैं, पैदा, हाँ, जो भी मेहनत यहाँ की है, हाँ, पढ़े यहाँ वहाँ भी और कर भाग रहे रहे हो। दूसरी जगह। क्या करे आदमी, बताइए ना। जी आप जी बताइए ना। अब ये बताइए, कोरबा शहर में को जो रह के अगर 60-70 साल रहेगा, तो वो तो 75-70 साल के में मर जाएगा। वो यहाँ का जो दूषित वातावरण है, प्रदूषण वगैरह अब बिलासपुर में जाइए ना, मैं बिलासपुर में कभी कभी जाता हूँ, गाड़ी बाहर में मैं खड़ा करता हूँ तो एक लेयर नहीं रखता है। यहाँ पर गाड़ी आप बाहर खड़ा कर लीजिए, देखिए रात में खड़ा करिए, सुबह उठ के देखिएगा पूरा व्हाइट हो गया गाड़ी एकदम, समझ ये सच्चाई है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल, अदरवाइज मत नहीं नहीं नहीं, ठीक है हाँ। ठीक है, आपका पक्ष बिल्कुल सही है अपनी जगह पे, लेकिन आज भी हमारे आप जैसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि ठीक है, हाँ, जो भी है, जहाँ हमने संघर्ष किया वहीं हम रहेंगे, वहीं पे प्राण भी वहीं पे जाएं, वहीं इस पे तरह का भाव जाएं, लेकर यस, के। और हम लोग जिस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं उसमें ये भाव है। नई पीढ़ी तो आजकल वो नौकरी करते हैं ना बच्चे, हाँ। साल में 2 कंपनी पे बदलते हैं, बोलते हाँ। हैं जितना उछलेंगे उतना ज्यादा तनख्वाह मिलेगी। और हम लोगों का, हमारे जमाने में आज भी ये रहता है कि हमको ये बताने में फक्र महसूस होता है कि इस बैनर में हम इतने वर्षों से हैं, इतने वर्षों से, एकदम सही बोले। तो वो हमें फक्र होता है, लेकिन वो हंसते हैं आज की पीढ़ी वाले, क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं, क्या इतना दिन से बैठे हैं। उछले होते तो अभी कहाँ से कहाँ हजारों से लाखों में पहुंच गए होते। ये उनका अपना नज़रिया होता है, लेकिन हमको जो तरबियत मिली, हमको जो संस्कार मिले, वो यही थे कि जहाँ रहो टिक के रहो और उस धरती के प्रति अपना पूरा आदर और पूरा समर्पण प्रस्तुत करते रहो। चलते चलते अंडरब्रिज और 2 लेन सड़क को तकनीकी मंजूरी नहीं मिली, साल भर बाद होंगे कार्यक्रम। अंडरब्रिज संजय नगर में या कोरबा के किसी कोने में आपको जाना है तो रेलवे फाटक पार करना होता है। 1-2 तो कम से कम करना ही होता है।
शहर पूरा चारों तरफ से जाम हो जाता है। ये हर रोज़ की घटना है। और उसके लिए जो 2 लेन सड़क और अंडरब्रिज की बात चल रही, उसमें ये बता रहा है, अखबार लिख रहा है कि अभी उसमें मंजूरी नहीं मिली है, 1 साल बाद ये काम शुरू होगा, जबकि ये घोषित कर दिया गया था कि बस 2-3 महीने अंदर काम शुरू हो जाएगा और 1 साल के अंदर ये सुविधाएं लोगों को मिलेगी। अब इसी से मैं जोड़ लूँ ट्रेन को। ट्रेन की समस्या से हम लोग खूब दो चार हो रहे हैं। मालगाड़ियाँ जितनी निकलती हैं उतना ही फाटक बंद रहता है। इसको लेकर के जो एक संघर्ष का मन कोरबा के लोगों का बनता है, तो सफलता भी मिली है, लेकिन कई बार ये भी स्थिति बन जाती है, करे यार हम ही लोग दौड़ते रहे क्या, बाकी लोग नहीं आते, उनको भी आना चाहिए। ये मालगाड़ियाँ जिस तरह से हमारी छाती पे दौड़ रही हैं, या ठीक है राष्ट्रीय हित में आप काम कर रहे हैं, लेकिन मालगाड़ियों को निकालते हैं आप और वहाँ ट्रेनों को खड़ी कर देते हैं, उसमें जो पैसेंजर हैं उनके सामने आने वाली जो परेशानियां होती हैं उसकी तरफ भी तो इनको ध्यान देना होगा। पूरा देखिए, पूरा ध्यान देना चाहिए। अब मैं क्या बोलूँ, मैं तो कभी देखिए कुछ भी है, हम निहारिका को कितना डेवलप कर ले, ट्रांसपोर्ट नगर कितना हम डेवलप कर ले, पर आज भी कोरबा का जो मेन मार्केट जो है वो पुराना कोरबा है वही। और जितने सामान वहां से मिलेंगे, आप कहीं भी चले जाएंगे नहीं मिलेगा। वो सारी दुकानें जो सामान रखते हैं, अब मेरे को, क्योंकि मैं तो बचपन से कोरबा में हूँ, मेरे को मालूम है कौन कौन दुकान पर क्या दिक्कत क्या हो जा रहा हमारे लिए। ये सोनालिया फाटक पार करना बड़ा मुश्किल हो गया है कि डेली का डेली वहाँ पूरा जाम रहता है। बहुत दिक्कत हो रहा हम लोग को, सही बात है। और आप बोल रहे हैं ये जो आपका अंडरग्राउंड ब्रिज और ये जो है, ये तो 15 साल से सब बातचीत चल रहा है, और आप जो पेपर में निकला ना वो बातचीत ही चलेगा, ही होने वाला नहीं है। एक ना यहाँ के किसी नेता को कोई लेना देना है, चाहे वो हम बड़े बड़े नेता यहाँ पर रहे यार, जो क्या बोलते हैं उसको, कैबिनेट मंत्री और क्या क्या सब रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे ना, ये कुछ करेंगे नहीं। और अब मैं बोलूँगा तो बेचारे लोग है आदमी सज्जन, पर बुरा लग जाएगा, पर उनके हाथ में कुछ है ही नहीं, मतलब वो देख लीजिए, तो पब्लिक को उतरना पड़ेगा। फिर तो वैसे ही हम लोगों को संघर्ष के लिए जैसे एक बार हम लोगों ने किया था वैसे बिल्कुल। आप देखिए, मेरे को याद है कि ये जो है उस समय कलेक्टर केसर जी हुआ करते थे, अब्दुल केसर, उसने धमकाया जो DRM के जो प्रतिनिधि, नहीं आपको चालू करना है बोल के, वो कुछ ट्रेन उन बंद कर दिया था। जी। तो देखिए वो भी एक अथॉरिटी था यार, धमकाया, बोला नहीं चलेगा, आपको चालू करना है ट्रेन, और हो गया ट्रेन चालू। क्या देखें जी, बिल्कुल। तो देखो यार, जो अथॉरिटी जिनके पास में है वो अगर अपना उपयोग नहीं करेंगे तो यही हाल चालू होगा। हाँ, तो कलेक्टर ने भी, पब्लिक जब कोरबा की खड़ी हो गई, चुनिंदा लोग शहर के खड़े हो गए, मानिंद लोग खड़े हो गए, तो कलेक्टर को भी लगा पूरी आवाम साथ में खड़ी है, तो इनके साथ हमको खड़े होना चाहिए। खड़े हुए तो खड़ा तो होना पड़ेगा, हमको भी खड़ा होना पड़ेगा। सुनिए, हमें भी खड़ा होना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, कलेक्टर को क्यों लगना चाहिए कि लोग खड़े होंगे तब हम कुछ करेंगे? नहीं ठीक है, बिना खड़े हुए क्यों नहीं करेंगे? वो ठीक है, वो भी ठीक कह रहे हैं आप, वो भी ठीक कह रहे हैं, उनको करना चाहिए। आपको नहीं दिखता है क्या? लेकिन अगर उनको नहीं दिखा तो हमने दिखाया, तो फिर खड़े हुए। देखो यार, कलेक्टर को कोई काम करने देता नहीं है ना, उनके पास जो अथॉरिटी है उसको कोई काम करने देगा तब तो काम करेगा वो। जी ऊपर से आ जाता है, मत करना, छोड़ो, तुमको क्या करना, मतलब। जी। अब देखिए सब मत, नहीं है, होता है, नहीं ये सब जानते हैं। और समय अब ये बताइए, जिले के SP यहाँ बैठे हुए हैं, जो भी है, बहुत माना अथॉरिटी, वो लोग जिले के अथॉरिटी हैं जी, और उनके रहते कोई अपराध यहाँ हो जाएगा अगर वो जिस दिन चालेंगे यहाँ एक को अपराध नहीं होना है। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अपराध यहाँ नहीं होगा एकदम से। जी, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि देखिए वो सम्मानीय पद है ना, मैं उनकी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, पर मेरे को लगता है कि पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है ना, खासकर जो टुच्चे किस्म का आदमी है, गुंडे लोग होते हैं, लंगफंदिया लोग हैं, उनको राजनीतिक पकड़ बहुत ज़्यादा रहता है। तो इन बेचारे लोगों को क्या करेंगे, ऊपर से आ जाता है, छोड़ो यार आपको इस सब में नहीं पढ़ना है, तो क्या करेंगे बेचारे लोग। अब इसी से एक जुड़ी हुई खबर है, कोरकोमा शहर से लगा हुआ है, और जहाँ नगर निगम की सीमा समाप्त होती है उससे मुश्किल 5 किलोमीटर दूर वो गांव है। आज अभी हमारे रिपोर्टरों ने बताया कि 4 घरों के ताले टूटे हैं। अब आपने कहा अपराध की बात, तो चलते चलते बता दें अब उसमें क्या चोरी हुआ है, कितना माल असबाब चोर लेके भागे हैं, हम आपको दोपहर की खबर में बताएंगे। चलिए, गर्मी बहुत है, थोड़ा बच के रहिए, बीमार ना हो, इसका ख्याल रखिए, बहुत ज़रूरी काम हो तभी आप घर से बाहर निकलें, और घर से बाहर निकलें तो डॉक्टरों ने जो सलाह दे रखी होगी ना कि आप ये चीज़ें व्यवस्था करके रखें, सिर पे कपड़ा बांध के रखें, अगर मोटरसाइकिल या 2 पहिया वाहन से जा रहे हैं, 4 पहिया वाहन से उतरें
तो पहले एसी को बंद कर दें, थोड़ी देर शरीर को उसके मुताबिक ढालें, फिर उसके बाद बाहर निकलें। और थोड़ी सी लापरवाही लोगों को बिस्तर पे डाल रही है, तो थोड़ा सा इसका भी हमें ख्याल रखना होगा। बिल्कुल भैया, आप बहुत अच्छा बात बोले हैं जी। डॉक्टरों की सलाह आप मानिए। डॉक्टर भगवान होते हैं ना जी। तो उनकी सलाह को आप मानिए, वो गलत नहीं बोलेंगे क्योंकि वो पढ़ के आए हैं। जी। बाकी जो विषय में कुछ इधर उधर करके लोग आ सकते हैं, पर डॉक्टर जो बनता है ना जी। वो 100% पढ़ता है और 10 साल में वो डॉक्टर बनता है। जी। तो उनकी बातों को हम लोग को सुनना चाहिए, वो जो कहते हैं उनको हमको सुनना चाहिए। जी, जी, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, नज़रअंदाज करेंगे तो हमको ही कष्ट होगा, और तो वो कष्ट फिर धीरे धीरे जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जी। तो फिर पूरा परिवार प्रभावित होता है, समाज प्रभावित होता है। इसलिए हम बच के रहें इस गर्मी से। और 4-5 दिन का है, उसके बाद तो फिर थोड़ी सी राहत हो जाएगी। हाँ, थोड़ी सी ठंडक महसूस हम करेंगे। तो जब तक ये कष्ट है, इस कष्ट के निवारण के लिए जो कुछ हो सकता है वो करना चाहिए। चलिए, विराम हेडलाइंस को यहीं पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कार्यक्रम देखने का, और दीपेश भी आप आए, समय निकाले इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।